गुड इवनिंग। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बैक बॉन्डिंग के बारे में समझा था कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है और इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो लगातार पीजीटी में नेट में वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है। तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे बैक बॉन्डिंग हमने जो कंडीशंस बताई थी उसमें बताई थी कि जो दो पार्टिसिपेंट होंगे यानी एक सेंट्रल मेटल और एक सराउंडिंग, उनमें से one should have vacant orbital। उनमें से एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए एंड वन शुड हैव फुलफिल ऑर्बिटल। यानी कि ये दो कंडीशन होंगी तभी जाके बैक बॉन्डिंग होगा, यानी कि बैक बॉन्डिंग हम वहाँ पे कंडीशंस क्रिएट होंगी। और जो बैक बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होता है यानी कि इसका जो इंटरेक्शन होता है वो 2p पाई में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद 2p पाई 3p पाई में होता है, 2p पाई 4p पाई में उससे कम एंड 2p पाई एंड 5p पाई में सबसे कम। यानी कि ये होता है इंटरेक्शन, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम बैक बॉन्डिंग चेक करेंगे कि अगर 2p पाई है तो उसमें जो बैक बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और बैक बॉन्डिंग जो होता है ये एक पाई इंटरेक्शन होता है। तो क्या होता है? पाई इंटरेक्शन होता है। हमारा जो बैक बॉन्डिंग होता है वो पाई इंटरेक्शन होता है। और एक जो कंडीशन है कि वन मस्ट हैव 2p आइदर फुलफिल और वैकेंट, लेकिन एक 2p होना ही चाहिए। अब चलिए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आज तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर बैक बॉन्डिंग की इफेक्ट वाले क्वेश्चन से एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग किस में ज़्यादा होती है किस में कम होती है, बैक बॉन्डिंग का असर बॉन्ड एंगल पे या फिर कैसे होता है। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा बहुत देखा था, आज की वीडियो में हम कई सारे क्वेश्चन लेके अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग देखेंगे, BBr3, BF3, BI3, BCl3। ये इसका क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है। इसकी एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग या तो पूछ लिया जाता है या तो इसकी एसिडिटी पूछ लिया जाता है कि इसकी एसिडिटी का जो एक ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि बैक बॉन्डिंग इसमें किस तरह से होगी। देखिए जो ब्रोमीन है यानी कि BBr2 Br, तो ब्रोमीन जो हमारा बोरॉन है वो 2p का है और जो Br है ये 4p का है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें तो हमारा जो बोरान है, बोरान 2p का है और फ्लोरीन भी 2p का है, 2p 5p Cl2b Cl 2p 3p। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 2p इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2p 3p, फिर 2p 4p, फिर 2p 5p। इसलिए हम ये कह सकते हैं अगर हम एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात करें तो BF3 में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद BCl3 और उसके बाद BBr3 और उसके बाद BI3। तो ये तो हो गया एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर, ये एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर होगा। अब इसमें पूछ लेता है कि इसकी एसिडिटी का ऑर्डर यानी कि लुईस एसिड का ऑर्डर क्या होगा। देखिए लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए BF3 अगर बोरान के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, लेकिन जब फ्लोरान के साथ बैक बॉन्डिंग करेगा तो फ्लोरीन इसको क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन दे देगा बैक बॉन्डिंग में, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी वो कम हो जाएगी। और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर नहीं पाएगा। वहीं अगर हम BI3 की बात करें तो इसमें बैक बॉन्डिंग मिनिमम होगी, ये बैक बॉन्डिंग इसके पास सबसे कम होगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बोरान के पास सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि इजीली जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर हम एसिडिटी की बात करें तो ये जो ऑर्डर है ये रिवर्स हो जाएगा, यानी BF3 सबसे कम, BCl3 उससे ज़्यादा, BBr3 उससे ज़्यादा और BI3 उससे ज़्यादा। ये किसका हो गया? लुईस एसिड का ये ऑर्डर हो गया। और इसका ऑर्डर क्या है कि ये बैक बॉन्डिंग की वजह से ही हो रहा है, यानी कि ये हमारा जो एग्जाम्पल था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। NSiH3 PSiH3 Sb SiH3 AS SiH3, इसका मतलब हमारा जो इसमें सराउंडिंग है वो तो सेम है सब में, लेकिन इसमें देखिए नाइट्रोजन जो है ये 2p का है, Si 3p का है, यानी 2p 3p इंटरेक्शन, P भी 3p का है, Si भी 3p का, 3p 3p इंटरेक्शन।
एस बी हमारा क्या है, ये 4p है, ये 3p है, सॉरी ये 5p है और ये 4p है। तो इनमें जो इंट्रैक्शन होगा 2p 3p में सबसे ज़्यादा होगा, फिर 3p 3p में होगा, फिर 3p 4p में होगा, फिर 3p 5p में होगा। यानी कि अगर हम करेक्ट ऑर्डर देखें तो सबसे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी NSiS3 में, उसके बाद PSiS3, उससे कम होगी SiS3 में, और सबसे कम होगी SiS3 में। ये रीजन क्या है, इनके इंट्रैक्शन की वजह से। ये 5p 3p 4p 3p 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 2p 3p 2p 3 में इंट्रैक्शन इसमें सबसे ज़्यादा होगा। ये ऑर्डर है हमारा एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग का। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ जैसे स्ट्रक्चरल चेंज कैसे आता है, जैसे कि बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें, वाई NSiS3 थ्राइस यानी ट्राइसिलाइल अमीन इज ऑलमोस्ट प्लेनर एंड NCS3 ट्राई मेथिल अमीन इज पिरामिडल। यानी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इन दोनों में हमें बताना है। देखिए ये प्लेनर क्यों होता है, ये पिरामिडल क्यों होता है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इनके पास एक लोन पेयर रहेगा SiS3 SiS3 SiS3। देखिए तो अगर इनका स्ट्रक्चर से पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन इसके पास वैकेंट है नहीं, तो इसमें जो बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग तो इसमें पॉसिबल है नहीं। और जो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है नहीं तो इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज तो आने वाला नहीं इसके शेप में। लेकिन हम SI की बात करें तो इसके पास जो है, इसके पास 3D वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, और हमारे पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको दे देगा, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। अब बैक बॉन्डिंग की वजह से होगा क्या, तो इसमें जो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगा, बैक बॉन्डिंग की वजह से होगा क्या कि तीनों CH3 प्लेन में आ जाएंगे, यानी कि प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा, जबकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। और यह जब sp2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो यही रीजन है, बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाते हैं, किसी किसी के स्ट्रक्चर जिसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होंगी, उनके जो स्ट्रक्चर यानी उनका जो शेप हो जाता है वो लीनियर हो जाता है। जिसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होता उनका वही बेसिक शेप रहता है जो पहले रहता है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई CH3 सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑफ मेथिल आइसोसाइनेट इज बेंट अबाउट N बट SiS3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड इज लीनियर अबाउट N। यानी इनमें बताना है कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये बेंट क्यों है और ये जो हमारा मॉलिक्यूल है लीनियर क्या। सबसे पहले हम दोनों मॉलिक्यूल को लिख लेते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसमें फुलफिल है, लेकिन इसके पास कोई वैकेंट नहीं थी, यानी कि यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी वो नहीं होगी, क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो अब ये फुलफिल ऑर्बिटल अपना ऑर्बिटल डोनेट कर नहीं पाएगा। लेकिन हमने SI अभी जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि इसके पास 3D वैकेंट ऑर्बिटल होता है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो ये इसका अपना लोन पेयर इसको आसानी से दे सकता है, बैक बॉन्डिंग कर सकता है। बैक बॉन्डिंग करने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेंड शेप का ही रहेगा। यही रीजन है कि इसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, और बैक बॉन्डिंग के प्रेजेंट होने की वजह से ही इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो एकदम लीनियर हो जाता है, लेकिन इसका जो है वो बेंट ही रहता है। आप देख सकते हैं इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइज हो गया, ये sp हो गया इसलिए लीनियर हो गया। इसमें देख सकते हैं 1 2 3 3 स्टेज नंबर है, इसलिए इसका sp2 हो जाएगा। और जब हम शेप की बात करते हैं, हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो ये एक बेंट शेप हो जाएगा, बेंट शेप का हो जाएगा और ये लीनियर शेप का हो जाएगा।
इस क्वेश्चन की बात करें कि कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये जो दो रिएक्शंस दिए गए हैं केमिकल रिएक्शन, इनमें हमको बताना है हमको कि इनका रेट कैसा होगा, यानी इन दोनों का रेट बताना है किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। देखिए R3P जब O2 से रिएक्ट करेगा तो ये R3P सिंगल बॉन्ड O- बनाएगा। हमें पता है कि P के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल होता है और O के पास आप देख ही रहे हैं कि निगेटिव चार्ज है, तो ये अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग के थ्रू P को दे देगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और जब बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये स्टेबल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि जब R3N नाइट्रोजन R3N ऑक्सीजन से रिएक्ट करके R3N सिंगल बॉन्ड O- बनाएगा, तो नाइट्रोजन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं है, इसके पास है पर ये देगा कहाँ जब नाइट्रोजन के पास है ही नहीं, तो इसमें जो हमारी बैक बॉन्डिंग होगी वो नहीं होगी, यानी कि ये अनस्टेबल ही रहेगा। ठीक, अब देखिए जो भी रिएक्शन में मतलब जिस भी रिएक्शन में प्रोडक्ट स्टेबल होता है उसकी रेट फास्ट होती है। हर मतलब रिएक्टेंट चाहता है वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बना ले, तो जब प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन फटाफट बहुत तेज़ी से होगी। यानी अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो KF जो होगा वो KB से ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है कि बैक बॉन्डिंग की वजह से ही ये रेट ज़्यादा होगी इसकी, क्योंकि वो स्टेबल बनाएगा। अब देखिए अगर की एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, यानी ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। देखिए जो इसका एक बेसिक फार्मूला होता है HAEOB, ए और बी कोई भी इसके नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अब हम कंडीशन देख लेते हैं। इफ सेंट्रल एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो हाइड्रोजन से, उस कंडीशन में ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अब इसमें दो रूल हैं। फर्स्ट, अटैच एज मच OH एज पॉसिबल, यानी कि सेंट्रल मेटल से जितने भी OH पॉसिबल हो सकें आप पहले उसको अटैच कर दीजिए। अभी इसके हम एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं, फिलहाल हम इसके पहले रूल्स को समझ लेते हैं। सेकंड हम देखते हैं इफ़ O रिमेन्स, अगर OH को ऐड करने के बाद भी और ऑक्सीजन बच जाता है देन डबल बॉन्ड, तो उसको डबल बॉन्डों से हम ऐड कर देते हैं। अब हम एक ऑक्सी एसिड की बात कर लेते हैं H3BO3 की, और एक बात कर लेते हैं HMnO4। अब देखिए इसमें देखिए 3H है 3 ऑक्सीजन, यानी कि इसमें टोटल 3 OH बन सकते हैं। तो बोरान है, ये इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से कम होती है, तो इसमें हम 3 OH को ज्वाइंट कर देंगे। और अगर हम बात करें इसमें तो Mn, इसमें देखिए 4 O है और एक हाइड्रोजन, यानी कि सिर्फ एक OH ही बन सकता है। देखिए OH, अब बाकी के जो भी ऑक्सीजन 3 बचे हैं उनको हम डबल बॉन्डों से ऐड कर देंगे। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बोरान का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा, और ऑक्सीजन का भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका ये लोन पेयर तो बॉन्डिंग में चला जाएगा, ये भी अपना बैक बॉन्डिंग में दे सकता है, ये भी अपना बैक बॉन्डिंग में दे सकता है। जब ये लोन पेयर इसका बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा तो इसके पास 1 2 और एक लोन पेयर और जो बचता है वो, यानी कि टोटल इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 इसका भी हो जाएगा, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक, यानी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये H प्लस का डोनर है या OH माइनस का एक्सेप्टर है। देखिए ये जब बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा तो H प्लस को डोनेट कर नहीं पाएगा, तो ये H प्लस डोनर तो नहीं होगा, H प्लस डोनर एसिड नहीं होगा। ये OH माइनस है, क्योंकि इसके पास वैकेंट है तो ये OH माइनस को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये OH माइनस एक्सेप्टर है। और जो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड कहलाते हैं। OH माइनस एक्सेप्टर लुईस एसिड। हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से। देखिए बैक बॉन्डिंग होने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जब OH माइनस इस पर अटैक करेगा, OH माइनस इस पर अटैक करेगा तो ये इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है, या फिर इसको ऐसे ब्रेक हो सकता है जिस हिसाब से बना होगा, तो ये कुछ इस तरीके से बना लेगा।
इस तरह से बना लेगा और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि जो H3BO3 होता है ये एक लुईस एसिड होता है। तो ये था हमारा बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन सेशन और कुछ इसके टॉपिक जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, इसके एप्लीकेशन थे। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो में समझ में आया, आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बने रहें ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।